हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 11th का बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, किन चीज़ों को पहले देखना है, किन चीज़ों को बाद में देखना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ अपने को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ने से हमें आगे मतलब कह सकते हैं किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है, इसको समझते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है अपने को। बेसिकली केमिस्ट्री में सीधा आप कह सकते हो स्टडी ऑफ मैटर। इस पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर है, मैटर के बारे में अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो कि मैटर का प्रिपरेशन कैसे हुआ, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर को आइसोलेट कैसे करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कैसे करेंगे, और इनके बारे में कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं आप, केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सीधा सीधे आप कह सकते हो शॉर्ट में स्टडी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। स्टडी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर प्रेजेंट है उसके बारे में अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक, अब बात ये आती है सर कि इस मैटर के बारे में और क्या क्या चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आइए समझते हैं एक एक चीज को। मैटर जो है ये क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। मैटर क्या होता है? जो कुछ जगह छेके जिसमें कुछ भार हो। जैसे कि आप कुछ ही चीज ले लीजिए, पेपर हो, पेन हो, बोर्ड, मार्कर, हम, तुम, एयर, सब क्या है? मैटर ही है। और यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आएगी? यूनिवर्स दो चीज से मिलनी बना हुआ है, एक तो मैटर और दूसरी एनर्जी। इसके अलावा यूनिवर्स में और कोई चीज तो है नहीं। तो सबसे पहले अपन मैटर को क्या लिखते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं। दो तरह के मैटर होते हैं, एक अपना होता है फिजिकल मैटर, दूसरा होता है केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर और दूसरी होती है केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर में क्या क्या पढ़ना है और केमिकल मैटर में किसको पढ़ना है? केमिकल मैटर, केमिकल मैटर। देखिए, फिजिकल मैटर में वही जो क्लास 9 10th में आप पढ़े हैं, जो 5 स्टेट है हमारा मैटर के, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट के बारे में आपको पढ़ना होता है और ये क्लास आप 9 10th में पढ़े हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये आपके 5 स्टेट ऑफ मैटर है जिसको आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। इनको यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे। बेसिकली हमें जो डील करना है केमिकल मैटर के साथ, जो यहाँ से क्लास 11th की स्टार्ट होगी। जो बेसिक नीड है हमें वो है केमिकल मैटर से। केमिकल मैटर में भी क्या दो चीजें होती है, एक आपका है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। या आप ऐसे कह सकते हो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मैटर में भी क्लासिफाई करते हैं इसको। फिलहाल के लिए इसको ये रखते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ेंगे, और यहां पे इम्प्योर सब्सटेंस आ जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाता है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा आपका एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो यहां से क्लास 11th की बेसिक नीड स्टार्ट होगी। आपको एलिमेंट के बारे में हमें समझना होगा सर कि एलिमेंट होता क्या है, और दूसरी बात समझनी होगी कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट और कंपाउंड को यहां बेसिक समझेंगे कि एलिमेंट क्या है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में और क्या क्या चीज प्रॉपर्टी है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में आप जानते हो कि मिक्सचर आता है, मिक्सचर जो कि क्लास 9th में भी दिया गया है, वहां आप पढ़े होंगे मिश्रण होता है। ठीक, तो बेसिकली यहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हम करेंगे एलिमेंट से, यानी कि एलिमेंट को बेसिक मानते हुए आपको समझते जाना है। इससे आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों का बेस तैयार हो जाएगा। तो
तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट होता क्या है वहां से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट देखो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा, यानी कह सकते हैं दोज प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ही प्रकार का एटम होना चाहिए, मतलब एटम के नंबर कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं, टाइप एक ही होना चाहिए। यानी ऐसा लिख सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ, शॉर्ट में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप के एटम से अगर बना हो तो उसे बोलते हैं अपन एलिमेंट। जैसे आप देखे होंगे कि O2 लिख दिए या H2 लिखे। अब देखिए H2 में क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है लेकिन टाइप तो एक ही है, केवल हाइड्रोजन के ही एटम है, कहने के लिए दो है लेकिन है एक ही टाइप के, तो ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट। ऐसे ही अगर आप चाहे तो P4 लिख सकते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। एटम चार है फॉस्फोरस के लेकिन टाइप एक ही है, एक ही टाइप के है फॉस्फोरस। ऐसे ही आप S6 लिख सकते हो, S8 लिख सकते हो, या जो नॉर्मल एलिमेंट सब है Na, सोडियम है हमारा, मैग्नीशियम, ये सब क्या है एलिमेंट है। मतलब क्या हुआ सर, एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या होता है एटम। एलिमेंट किस चीज से मिलकर बना है, एटम से। तो बेसिक यूनिट जो होगा, बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है एटम से। एटम मिलके ही बनाते हैं आपके एलिमेंट। सेम टाइप के एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और सेम टाइप के एटम्स अगर मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स में भी होमोजीनस मॉलिक्यूल्स, और होमोजीनस मॉलिक्यूल्स को ही अपन बोल देते हैं क्या, एलिमेंट। तो देखिए और कुछ दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास ये लिखा गया हो H2O, क्या ये एलिमेंट होगा, नहीं, क्योंकि देखिए इसमें तीन एटम तो है लेकिन दो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। एक हाइड्रोजन, मतलब एक कह सकते हो हाइड्रोजन का टाइप और दूसरा ऑक्सीजन टाइप के है। दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन के एटम है, तो ये एलिमेंट नहीं होगा। ये क्या है, कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होना चाहिए, ठीक। और कुछ देखते हैं कि एलिमेंट में हमें क्या क्या चीजें और पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो एलिमेंट है इनमें मेनली तीन चीजें होती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। और ये तीनों चीजें आपको क्लास 8 में भी और 9th में भी लिखा हुआ है। एक मेटल और नॉन मेटल नाम का चैप्टर ही है आपका। दूसरा आता है नॉन मेटल्स, ये सब पूरी बेसिक है। और थर्ड है आपके पास में मेटेलॉइड्स। मेटल समझते होगे आप, धातु, नॉन मेटल अधातु हो गया, और मेटेलॉइड्स उपधातु हो गया। अगर कोई हमसे पूछे सर टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें से 112 को अपन स्टडी के लिए रखते हैं, ठीक है। जिसमें से मेटल आपका जो है टोटल 94 है, 94 को मेटल है, सबसे ज्यादा मेटल ही है पीरियोडिक टेबल में। 17 हमारे पास नॉन मेटल है और 7 मेटेलॉइड्स हैं, ठीक। एक एक करके सबको याद रखेंगे, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटेलॉइड्स हैं, कितने मेटल्स हैं, पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल की तरह ही चलेगा। तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट का नाम, उसके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर, ये हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्लास है। तो देखिए सबसे पहले कि सर अगर हम कोई एटम की बात करें तो देखिए ये एक एटम लिखते हैं। एक एटम के अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आएगी। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर क्या होगा, उसका ऑर्बिट। ये इस तरह से ऑर्बिट बना रहे हैं, सर्कल। ये दूसरा ऑर्बिट, अरे तेरे का क्लोन लेना है क्या,
ये अरे लग रहा है डायग्राम नहीं बनने वाला है मेरे से। चलो देखो, एक एटम के अंदर मेनली क्या होता है, तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये होता है एटम के सेंटर में, कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में, आपको ये कहाँ होता है? ऑर्बिट में। ऑर्बिट को ही अपन क्या बोलते हैं? सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करती रहती है सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, जो कि आप मॉडल में भी पढ़ोगे डिटेल में। अब अपन एक्चुअल दिखाते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहां पे रहता है। ठीक है, ऑर्बिट में तो कहने के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्बिट में नहीं है, वो एक्चुअली में ऑर्बिटल के अंदर रहता है। एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। देखिए, ये एक एटम है। एटम के अंदर क्या होगा? सेल। सेल जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट के अंदर क्या मिलेगा? सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। और सब ऑर्बिट के अंदर क्या मिलेगा? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, यहां मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दिक्कत? एटम के अंदर सेल या ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब सेल या सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। बात ये समझ में नहीं आती है सर, ये तो समझ में आता है कि ऑर्बिट अपन पढ़े थे क्लास 8 9th में भी पढ़ाया गया था, के एल एम एन, ये सेल आप पढ़े होंगे, के एल एम एन। सबसेल क्या होता है? सबसेल चार है। एस नाम का सबसेल मिलेगा, पी नाम का, डी नाम का और एफ नाम के सबसेल मिलेंगे। और इन्हीं सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल मिलेगा आपको। अब एक एक करके इसको दिखाते हैं कि आपको कहां पे कैसे रहता है। देखिए, यहां लिखते हैं अपन ऑर्बिट, जिसे हम सेल कहते हैं। और इसके अंदर देखना है अपने को सब सेल। सब ऑर्बिट बोले या सब सेल बोले, इसको देखना है। तो देखो, ये हमारे पास पहला ऑर्बिट जिसे हम लोग के सेल बोलते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। पहला ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट या सब सेल होता है, एस नाम का, एस सब सेल मिलेगा आपको। ठीक, दूसरा होता है एल सेल। एल सेल को हम लोग सेकेंड ऑर्बिट कहते हैं। इसमें आपको दो सब सेल मिलेंगे, एक एस नाम का और दूसरा पी नाम का। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे सब सेल के नंबर भी बढ़ते जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, एम सेल की, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है। इसके अंदर तीन मिलेंगे, एस पी डी नाम का सब सेल। एन सेल की अगर हम बात करें, चौथा ऑर्बिट जो हमारा है, इसके अंदर एस पी डी एंड एफ नाम के सब सेल मिलेगा। इतनी बात तो समझ में आती होगी। इसी से कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगा आपका। आगे देखते हैं कि सर इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कहां पे होगा। इधर क्या करते हैं अपन, सब सेल लिखते हैं और इसी के अंदर देखेंगे अपन ऑर्बिटल। ठीक है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। देखिए, ये हमारा एस सब सेल। इस एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है इस तरह से जो बॉक्स बनाते हैं इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन, एक को ऐसे और दूसरे को ऐसे भरा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आता है हमारा पी सब सेल। पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, यानी तीन बॉक्स बनता है इस तरह से। इसी बॉक्स को ऑर्बिटल बोलते हैं, एक दो तीन। और इसके अंदर क्या भरेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल में दो, इसमें है तीन ऑर्बिटल, तो तीन दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने 6 इलेक्ट्रॉन को भर लिया। ऐसे ही आएगा आपका डी।
डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल बन गया। और 5 दूनी कितनी हो गई? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, एक एक करके आप भर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आई बारी एफ सब सेल की। सर एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 ऑर्बिटल बन गया। 7 दूनी कितनी हो गई? 14। 14 इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल के अंदर भरा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये रहा 14। तो आपको क्लियर नजर आ गया होगा कि ऑर्बिट के अंदर सब सेल है या सब ऑर्बिट है। के सेल के अंदर एक ही सब सेल है एस नाम का, एल के अंदर 2 एस और पी नाम का, एम के अंदर 3 एस पी डी, एन के अंदर 4 है एस पी डी एफ। ठीक है, और इनके अंदर हमने ऑर्बिटल यहां लिखा। एस के अंदर एक ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स, और एक्स के एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के लिए 3 ऑर्बिटल, डी के लिए 5 ऑर्बिटल, एफ के लिए 7 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा गया है। अब यहीं से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कुछ एलिमेंट के नाम और उनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया रह जाएगा किसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक्स टाइप का ले लिए। ठीक, और इसके नीचे जो लिखा जाता है नंबर, उसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर लिखते हैं ए से, जिसे मास नंबर कहते हैं। ठीक है, आप इसे किसी तरह भी लिख सकते हो, जेड को इधर भी लिख सकते हैं, ए को इस साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस ऊपर और नीचे देखना है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको आप किधर साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ए का मतलब होता है मास नंबर, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, अब चलिए कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख लेते हैं। जैसे सर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, नियॉन 10 20, सोडियम 11 23। सबके नीचे एटॉमिक नंबर लिखा गया है और ऊपर मास नंबर। मैग्नीशियम Mg 12 24, एल्यूमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, फॉस्फोरस 15 31, सल्फर 16 32। ठीक है, फिर क्लोरीन 17 35.5, इसका पॉइंट में रहता है, आर्गन 18 40, पोटासियम 19 39, और ये रहा कैल्शियम 20 40। 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा तरीका है। अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, तो बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, हमेशा, ऑलवेज, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है इसमें, हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर। और एटॉमिक नंबर तो अपने को याद है 20 तक। एटॉमिक नंबर बोले तो Z, एटॉमिक नंबर बोले तो Z। और अगर सर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहुत इजी फॉर्मूला है,
अगर एटम न्यूट्रल हो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। लेकिन सर एटम पे कोई चार्ज वार्ज आ गया तो, चार्ज आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z में से चार्ज को कर लेना है माइनस। प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन घट जाता है और माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। माइनस आने का मतलब ही क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्लस आने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो Z मतलब एटॉमिक नंबर में से आप जो भी चार्ज रहेगा, जितना रहे, प्लस में रहे जितना, माइनस में रहे जितना, आप इसको माइनस कर लोगे। तीसरी बारी आई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये निकलता है आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। इसीलिए हमने कहा कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों आपको याद होना चाहिए। जैसे ही मास नंबर अगर आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा बात बनेगी अच्छे से। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास दिया गया सर सोडियम, और कहा गया कि इसके अंदर सर आप बताइए प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो सर प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप लिख लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। फॉर्मूला में देखो, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है, एटॉमिक नंबर है 11 तो प्रोटॉन हो गया 11, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर अब माइनस चार्ज, इसमें तो कोई चार्ज है नहीं तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर यानी ऊपर वाला, 23 में से 11 माइनस कर लो, कितना आ गया 12। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात यह थी सर अगर चार्ज वाला रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए सोडियम पे हमने 1 प्लस दे दिया और अब कहा गया कि भैया इसके अंदर निकालो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सेम चीज लगाना है आपको। प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन में ट्विस्ट आता है चार्ज आने से, एटॉमिक नंबर अब माइनस करेंगे चार्ज, चार्ज कितना है प्लस में 1 तो 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10। न्यूट्रॉन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज आने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है फर्क तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आने से घट जाते हैं और माइनस चार्ज आने से बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना बेसिक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है।